अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। इत्तेहाद न्यूज में आप सभी का खैर मकदम। आज हमारे साथ एक खास मेहमान मौजूद हैं। उम्मत के सियासी माशी मसाइल पर हम उनके साथ गुफ्तगू करने वाले हैं। अफसर कोटलीपेट एसडीपीआई के स्टेट जनरल सेक्रेटरी, कई सारे एहतजाज में वो शिरकत करते हैं। आज भी बेलगाम के अंदर जो अम्बेडकर जाथा के नाम से उन्होंने जो तीसरा साल है चलो बेलगामी, यहाँ पर वो स्वर्ण सौध के यहाँ पर एक मुतालबात, कई सारे मुतालबात को लेकर वो आए हुए थे। आज हमारे साथ हैं। तो उम्मत के क्या मसाइल है? सबसे पहले अफसर भाई, आपका खैर मकदम इस्तकबाल। जी शुक्रिया। चंद सवालात आपके सामने कि जिस तरह से मुसलमानों की कैफियत पूरे मुल्क में अगर देखी जाए, फिर कर्नाटक रियासत में भले यहाँ पर कांग्रेस की हुकूमत है, आप सवालात बार बार करते रहते हैं, लेकिन क्या उम्मत किसी मसले के लिए तैयार भी है? क्योंकि इसके घरेलू मामलात अलग हैं, इसके समाजी मामलात अलग हैं, इसके समाजी मसले अलग हैं, इसके तालीमी मसले अलग हैं, शादी के पहले जो है लड़कियों के मसले अलग हैं, नौजवानों के मसले अलग हैं, नौजवान नशे के आदी होता जा रहा है, नौकरियां नहीं दी जा रही। इन तमाम के दरमियान एसडीपीआई का क्या किरदार है? क्या इस वक्त सियासी तौर पर मजबूत होना जरूरी है या समाजी तौर पर बुनियादी ढांचा हमारा सही करना मुनासिब होगा? थोड़ा खोलकर बताएं। जी, सबसे पहली बात, हमारा मुल्क के स्ट्रक्चर को हमें समझने की जरूरत है। जी हमारा जो इंडिया है, ये कोई प्रेसिडेंशियल रूल नहीं है, कोई खिलाफत नहीं है, यहाँ पर कोई तानाशाही नहीं है, यहाँ पर जमहूरी निज़ाम है, यानी डेमोक्रेटिकल सेटअप है। जब तक आप ये सेटअप को नहीं समझेंगे तो इसके मसलों को भी नहीं समझ सकते, उसको हल भी नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो एक ब्लूटूथ माइक लगा है, ये माइक किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये माइक इस्तेमाल करने से क्या इफेक्टिव से हम लोगों तक रीच हो सकते हैं, जब तक इसको नहीं समझेंगे तो ये चीज किसी को समझा भी नहीं सकते। तो हमारा मानना यह है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के एतबार से, इंडिया के जो नौजवान तबका है, जो बाशऊर तबका है, एजुकेटेड तबका है, जो ग्रास रूट लेवल में रहता है, मोहल्लों में रहता है, गलियों में रहता है, इनमें हमें सियासी बेदारी लाना अव्वल जरूरत है। जब तक ये काम नहीं करेंगे, हम एरोप्लेन में, हेलीकॉप्टर में डायरेक्ट पार्लियामेंट नहीं जा सकते, असेंबली में नहीं जा सकते। इंडिया की पॉलिसी बनती है पार्लियामेंट हाउस में, कर्नाटक की पॉलिसी बनती है विधानसभा में, और आपके बेलगाम की पॉलिसी बनती है बेलगाम के कॉरपोरेशन में। आप अगर वहां आपकी नुमाइंदगी नहीं रहेगी, आपका रिप्रेजेंटेशन नहीं रहेगा, आपके मसले कैसे हल हो सकते हैं? तो वहां तक पहुंचने का रूट क्या है, रास्ता क्या है? आप फ्लाइट में नहीं जा सकते, आप कार में नहीं जा सकते। आपको डेमोक्रेटिकली यहाँ के इंतखाबात में जब तक आप हिस्सेदारी नहीं लेंगे, आप वहां पहुंच ही नहीं सकते। अगर हिस्सेदारी लेना है तो क्या जरूरत आन पड़ी है कि हम इसमें हिस्सेदारी लें? हालांकि सियासत एक पाक चीज है, एक नेक चीज है। सियासत के जरिए से हम जो खिदमत खल्क कर सकते हैं, दूसरा कोई तरीके से आप भी नहीं कर सकते। आपके पास माशी हालात में आप कितना भी डेवलप हो जाओ, आपके पास करोड़ ऑफ रुपीस भी क्यों ना हो, एक लिमिटेशंस रहता है। रमजान में ईद किट बांट दिए या किसी को सदका कर दिए, खैरात कर दिए, ये नहीं है। करोड़ ऑफ रुपीस, हम टैक्स पेयर हैं, हमारा टैक्स का पैसा जमा होता है, वो डिस्ट्रीब्यूशन होने के दरमियान वो सही जिसका जिसका जितना रिप्रेजेंटेशन है, उनके हुकूक को दिलाने के लिए हम वहां नहीं जाएंगे तो कैसे हम कोई इंसाफ की बात कर सकते हैं, बराबरी की बात कर सकते हैं? तो मेरा मानना यह है, इंडिया के स्ट्रक्चर को समझो, यहाँ के सिस्टम को स्टडी करो, और वो सिस्टम में कैसे जाना, इसका तौर तरीका अपनाना ये अशद जरूरत है। जी बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि हम पहले तो कैफियत को समझने की जरूरत है कि आज के दौर में जरूरत क्या है। जैसे आपने कहा कि पार्लियामेंट में पहुंचना है, वहां पर आवाज। लेकिन आपको नहीं लगता कि जिस तरह से मुस्लिम कौम, अगर कौम मुस्लिम की बात कही जाए, क्योंकि घुमा फिरा कर निशाने पर तो मुसलमान ही आता है, तो अगर कौम मुस्लिम खुद इतने इसमें हिस्सों में बटी हुई है, एक तो उसके मैंने शुरुआत में ही कहा कि इसके मसाइल ही अलग है। पहले तो हमारा माइंडसेट नहीं है, हम इबादत के लिए किस लिए जा रहे हैं, क्योंकि वहां पर भी तो कुछ चीजें मतलूब है हमसे, मस्जिद जा रहे हैं तो। लिहाजा आज एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जिस तरह से एक फैसिस्ट तक के इक़्तिदार में बैठी हुई है, तो वहां पर
इतना बड़ा विपक्ष होने के बावजूद उनका कुछ बिगाड़ नहीं पा रहा, तो 30 करोड़ मुसलमान क्या एक तरफ होकर एक विचारधारा के तहत आ सकते हैं? आप क्या कहेंगे? देखिए, इंडिया की जो कौम है, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, तकरीबन 30 या 35 करोड़ आबादी थी, तब हमारा फर्स्ट जो इलेक्शन चला था इंडिया में, द फर्स्ट इलेक्शन में मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वक्त के बहुत बड़े आलिम भी थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर थे। जी सर। तो हमारे दीन से हमें सियासी मैदान में जाने के लिए कोई रुकावट नहीं है, लेकिन आज जो हमारे मसले मसाइल आप जो अभी तस्कीरा करें, हमारे जो फिरका वराना जो हमारे मसले हैं या हमारे माशी हालात के मसले हैं, ये सारे मसलों का हल है, लेकिन हम बैठ के इसके बारे में एक रोड मैप बनाने की जरूरत है। आला के सडन कोई हालात बदलता नहीं है, कोई बदलते भी नहीं है, हम खुद तैयार होना पड़ेगा। जब तक हम ये सोच नहीं डेवलप करेंगे, कैसे करेंगे? वही मैं बोलना चाह रहा हूं, ये सोच कैसे डेवलप होती है? जो लोग ये सोच रखने वाले, मुस्बत सोच रखने वाले लोग हैं, उनके साथ आपके रब्ता होना जरूरत है, उनके साथ आप डिस्कशन करना, डिबेट करना। मिसाल के तौर पर मैं एक मस्जिद को जा रहा हूं नमाज पढ़ने के लिए, अगर रास्ते में जाने के दरमियान मैं वजू बनाने के लिए मेरे घर में नल खोलता हूं नमाज के लिए, अगर पानी आ गया तो ठीक है, अगर नल में पानी नहीं आ रहा तो वो पानी का मसला सियासत से जुड़ा हुआ है। हो सकता है आपके गली का कारपोरेटर या गली का वाटरमैन, आप मुसलमान होने की वजह से आपको पाक पानी मुहैया नहीं कराया होगा, कोई साजिश के तहत वहां पर एक अल्टरनेटिव उसके लिए एक कुछ समस्या वो क्रिएट किया होगा, उसको आप जब तक नहीं सही करेंगे आपका वजू नहीं कर सकते। आप मस्जिद में जाके पूरे लोग मस्जिद में वजू को डिपेंड नहीं होना, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक कंट्री में हम टैक्स पेयर है। मैं वही बात बताना चाह रहा हूं, हम कोई भाड़े के किराएदार नहीं है। ये मुल्क को बनाने में हमारे आबा और अजदादों ने जितना खून बहाया है, शायद कि दूसरी कम्युनिटी वालों ने उतना पसीना भी नहीं बहाया। इतने कुर्बानियों के बाद ये मुल्क आजाद बना। खिलाफत मूवमेंट ले लो और बहुत सारे मूवमेंट, यहाँ रेशमी रुमाल मूवमेंट ले लो, हर मूवमेंट में ये इंडिया को आजाद कराने के लिए हमारे आबा और अजदाद जो कुर्बानियां दिए, आज के हमारे कौम के नुमाइंदे क्यों इसको नहीं समझ रहे? आज हम सिर्फ नमाज और हदीस और हमारे खबर, हमारे आखिरत के बारे में सोचते रहेंगे, तो हम जहां जिंदगी कर रहे हैं, जो माशरा है, यहाँ पर जो नाइंसाफी चल रही है, हमारे बच्चियों के ऊपर हिजाब के ऊपर पाबंदी लगाया जाता है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है हमारा। इसके बारे में कौन बात करेगा? इसके बारे में हमें बात करना पड़ेगा। इसलिए बेदारी करके, बेदारी के जरिए से हमें सियासी एतबार से जब तक हम एक डेवलप कम्युनिटी नहीं बनेंगे, हम गुलामी की जिंदगी कर सकते हैं। हम गुलाम की जिंदगी करने के लिए हमने पैदा नहीं किया गया। जैसा आपने कहा कि अगर सियासी तौर पर हम बात करना है, सियासी तौर पर नुमाइंदगी जरूरी है, तो जितनी पार्टियां बनती जा रही है, अगर एसडीपीआई कहा जाए तो एमआईएम कहा जाए, मुस्लिम लीग कहा जाए, अगर नाम भी लिया जाए तो 5-6 पार्टियां हैं। क्या आप एक जगह पर आकर किसी एक कॉमन पॉइंट्स के ऊपर आपके ख्यालात मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, हम कभी भी तैयार हैं। हमारा डोर हर किसी के लिए ओपन है, जो कौम और मिल्लत के लिए। ये जो हमने बिहार के इलेक्शन में हाल ही में देखा कि एमआईएम वाले या तो आरजेडी वालों को काफिर कह रहे, गुमराह कर रहे, मतलब इस हद तक है, क्योंकि हमने एक दौर वो भी देखा है कि मसलक की बुनियाद पर हम बढ़ते रहे। अब सियासी पार्टियों में बढ़ने की नौबत आई है, तो फिर हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा इस देश में नस्ल कसी की तरफ हम बढ़ रहे? क्योंकि आजकल तो चौराहों पर धर्म संसद लगाकर हमें गालियां दी जा रही है। जैसा आपने थोड़ी देर पहले की कहा कि हमने बहुत खून बहाया, लेकिन तुमने खून बहाया, कुर्बानियां बहुत दी, लेकिन आपको ही देशद्रोही के कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। उसके लिए आपके पास क्या है? देखिए, आज के दौर में जो हक के लिए काम करने वाले लोग रहेंगे या सच्चाई के लिए काम करने वाले लोग रहेंगे, उनके ऊपर हालात तो आने ही वाले हैं। ये हमारे लिए एक इम्तिहान की घड़ी है। यहाँ पर हमें प्रूव करना पड़ेगा हम जो मकसद लेके निकले हैं, ये मकसद में आज भी हम स्टिक ऑन हैं और हम कंटिन्यू इसमें जा रहे हैं बोल के प्रूव करना पड़ेगा। ये जो मैं आप जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टियों का तस्कीरा किया, 2009 में जब सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया की बुनियाद डाली गई थी कैलिकट की सरजमीन पर, 3 दिन का हमने डिबेट मुनाकिद किया था। हमने आला पे सदन पार्टी हम ऐलान नहीं किए,
हर तबके को हमने इन्वाइट किया था। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी साहब से भी हमारे नेशनल लीडर राबिता हुए थे। असदुद्दीन ओवैसी साहब तब क्या हमें बात बताए, देखिए मैं अकेला हूं, मैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में पार्टी बना नहीं सकता, आप अगर केडर बेस्ड पार्टी बनाते हैं तो आपको मुबारक है, लेकिन हैदराबाद और तब का जो आंध्र प्रदेश था, तो तेलंगाना नहीं बना था, यहां पर मैं मेरी पार्टी को मजबूती के साथ पहले खड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। आप इंडिया में काम करो, जब वक्त पड़ेगा हम बैठेंगे, हम डिस्कशन करेंगे, एक कॉमन एजेंडे के ऊपर हम वो एक हो सकते हैं। ये राय मशवरा भी दिया था। हालांकि उसके वो दौर में जब शहाबुद्दीन साहब थे, वो मरहूम नहीं थे, एमपी थे, शहाबुद्दीन साहब से भी हमने डिस्कशन किया था। टॉप मोस्ट जो कम्युनिटी के सियासतदान थे उनसे हमने राय मशवरा किया था। 3 दिन के डिबेट में ये भी मैं बता के चलूं, जो एनआरआई बिजनेसमैन हैं उनको भी हमने इकट्ठा करके उनके सामने भी एजेंडा रखा था, इंडियन मुस्लिम्स के हालात को बदलने के लिए मैं क्या करना, क्या एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाना हमारा सोल्यूशन है, तो आप सजेशन दियो, नहीं हम कुछ काम करना है। तो ऑल डिबेट्स में स्टूडेंट का डिबेट था, एडवोकेट्स का डिबेट था, लेडीज का डिबेट था, एनआरआई का डिबेट था, उलमा का डिबेट था, मैं खुद उसमें पार्टिसिपेट किया हूं। हर डिबेट का कंक्लूजन पार्ट ये था, इंडिया में एक ऐसा मुस्बत एक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म को बनाया जाए जिसकी लीडरशिप मुसलमान के हाथ में हो और ऑल कम्युनिटी का रिप्रेजेंटेशन उसमें शुमाल किया जाए। ऐसी लीडरशिप से इंडिया के मसले मसाइल को हल मिल सकता है। हम दूसरे सेक्युलर 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 बोल के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टीज हैं, इनके पीछे और 100 साल भी हम थमा देंगे तो वो आपके कभी भी होने वाले नहीं है। आप एक टिश्यू पेपर के जैसा वो यूज करेंगे। तो ये कंक्लूजन था। तब जाके कैलिकट की सरजमीन में 2009 में ये पार्टी का हमने ऐलान किया था और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में हम रजिस्ट्रेशन कराए थे। और एक बात भी बताता चला हूं, क्योंकि आपके व्यूअर्स बहुत ज्यादा हैं, उन तक ये बात भी पहुंच जाए, जो मैं इस पार्टी में एनरोल हुआ, मैं ये पार्टी का लीडर को लेकर, पार्टी का झंडे को लेकर मैं ये नहीं हुआ, ये पार्टी के मकसद को देखकर बिफोर पार्टी रजिस्ट्रेशन 50,000 कैडर इस इंडिया में इस पार्टी का रजिस्ट्रेशन मेंबरशिप कबूल कर चुके थे। इन सब की एक ही सोच थी, हो सकता है मैं लीडर बनूं या ना बनूं, मैं एमएलए बनूं या ना बनूं, लेकिन मेरी आने वाली नस्ल को तो एक मजबूत प्लेटफॉर्म हम बना के देखे जाएंगे। ये मकसद के साथ हमने बनाया था। अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह ने 16 साल में हमारे 2009 से लेकर 2026 तक, ये 16 साल में हम जीरो से सफर शुरू करे थे। आज कर्नाटक में सिर्फ 300 से ज्यादा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स को हमने बनाने में कामयाब हुए। ये कौन है? ये कोई एमएलए के बेटे नहीं है, कोई मिनिस्टर के खानदान नहीं है, कॉमन ऑटो ड्राइवर, कॉमन बिजनेसमैन, एक कॉमन एजुकेटेड एडवोकेट्स को हमने उनको इकट्ठा किया, सियासी बेदारी उनमें लाई, तो आज 300 जने आज रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मैं एक एक हमारे कारपोरेटर काउंसलर की बात आपको बताऊं तो एक एक किताब लिख सकते हैं। हमने 1 रुपया रिश्वत नहीं लिया और किसी का हक मार के नहीं खाया। एक बेवा औरत को अगर 1,500 रुपए सरकार से पेंशन मिलता है, उसके कागजात बनाने में 1 रुपए की रिश्वत हमने नहीं लिया। इसको बोलते हैं पाक सियासत। तो ऐसा पॉसिबल है, ये हमने प्रूव करके बताया है। इंशाअल्लाह हो सकता है आने वाले दिनों में आप जैसा बताया, ये धर्म संसद, ये जो हेट स्पीचेस जो चल रहे हैं, हो सकता है अल्लाह रब्बु सुब्हानहू व तआला हमारे जैसे जो सोच रखने वालों को ये कॉमन प्लेटफॉर्म में आने के लिए हालात लाया होगा। मैं ऐसा सोचता हूं। अभी भी अगर हम नहीं जागेंगे, हम बैठेंगे, डिबेट करेंगे, जब वक्त आएगा हम पूरे मिलकर एक कॉमन एजेंडे के लिए हमारे पर्सनल जाती मफाद को साइड में रखते हुए हम कॉमन प्लेटफॉर्म में आने की जरूरत है। हो सकता है बहुत जल्द वो मंजर भी हम देखेंगे। आप जैसा बता रहे हैं क्या उतना आसान है क्या? क्योंकि हम 4 लोग एक जगह पर मिलकर बैठ नहीं सकते। भले आज एक पार्टी के तहत आप एक दिशा में जा रहे होंगे, दूसरे और भी पार्टियां हैं। जिस तरह से मुल्क भारत में 70% जब दूसरे अदर कम्युनिटी के लोग रहते हैं, हम 30% हैं, तो ऐसे वक्त में क्या दूसरे जो सेक्युलर लोगों को साथ में लेकर हम पहले जो फैसिस्ट ताकते हैं उन्हें, क्योंकि आप सभी देख रहे हैं कि सियासत में क्या मामला है, पॉलिटिकली कितना अदालतों के अंदर फैसले किस तरह से दबाव में दिए जा रहे हैं, आपके हक में कोई एक मामूली फैसला आने को तैयार नहीं है। और ऐसे वक्त में हम जिस जगह पर जाकर, जहां पर कानून बना, तुम्हारे पूरा विपक्ष होने के बावजूद कानून आप कितनी भी मुखालफत करो वहां पर मंजूर कर दिया जाता है।
कई सारे, अब तो जो आने वाले दिनों में दीनी मजहबी मामलात में मदाखलत की जा रही है, ऐसे वक्त में जैसा आप सोच रहे हैं, क्या ये मुमकिन आसान है क्या? फिर अगर हम मान लो कि नस्ल कशी का जो बार बार कहा जाता है, ये मैं नहीं कह रहा हूं, जो इंटरनेशनल रिपोर्ट की भी ये उनका एक इशारा है कि भारत में इस तरह से एक मुस्लिम कम्युनिटी को कॉर्नर किया जा रहा है और आने वाले दिनों में इस तरह के हालात आ सकते हैं। तो हम अगर आज बजाय, मुझे ऐसा लगता है कि आप उसे किस तरह से देखते हैं कि एक 15-20 साल का एक लॉन्ग टर्म प्रोग्राम करके मुस्लिम क़यादत किस तरह की होनी चाहिए फिलहाल, लेकिन जो फैसिस्ट ताकतें हैं इन्हें किस तरह से शिकस्त दी जाए, इस तरह से क्यों सोच नहीं सकते? आपको क्या लगता है इस पर? देखिए, मेरा मानना यह है, आपकी जो राय है वो अपनी जगह पर मायने रखती है। आरएसएस एक संगठन बना, महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में 5 लोग बैठकर उन्होंने जब उसकी बुनियाद डाले थे, वो दुश्मन क्यों ना सही, लेकिन उसकी सोच को देखो थोड़ा। 100 इयर्स का उन्होंने टारगेट रख के काम शुरू किया। 100 इयर्स के बाद आज वो नताइज उनके सामने हैं। आपको पता है 1980 से पहले बीजेपी पार्टी ही नहीं थी। 1980-82 में सिर्फ 2 एमएलए थे उनके। आज उन्होंने कैसे 400 तक पार्लियामेंटेरियन की हद तक पहुंचे कि उन्होंने मुस्तकिल काम किया, कंटिन्यू काम किया, कभी भी नेगेटिविटी सोच के नहीं बैठे। आज आप जुडिशरी ले लो, आप मीडिया ले लो, आप ब्यूरोक्रेसी ले लो, आप पॉलिटिक्स ले लो, हर जगह पर उनकी सोच रखने वालों को उन्हें घुसाया है। यहां तक कि इंडिया का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, जो बाबरी मस्जिद के पूरे कागजात हमारे फेवर में रहने के बावजूद उनकी आस्था की बिना पर उनको जजमेंट देता है, वो रिटायर्ड होने के बाद बीजेपी का राज्यसभा मेंबर बनता है और मीडिया में आके ये कहता है मैं पहले भी आरएसएस था, आज भी आरएसएस हूं। उतनी सोच वो डाल सकते हैं, तो हम क्यों नहीं मुस्बत सोच रखना? अब मेरा भी कहना है, मैं 2 दिन पहले बचपे में हमारा इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा लिया, वहां पर एक बहुत दानिशमंद हजरात से मेरी मुलाकात हुई हमारे कम्युनिटी के। उन्होंने ये बात मुझे बोला, आप सियासत में आगे बढ़ना है तो आप आईएएस, आईपीएस और केएएस, केपीएस यहां पर हमारे कम्युनिटी के लड़कों को एनरोल करने का भी कुछ निजाम बनाओ। तो ये बिल्कुल मेरा भी मानना है। जिसको कर्नाटक में केपीएससी बोर्ड है, जितने भी तहसीलदार जो अपॉइंट होते हैं उसका एग्जामिनेशन चलाने का बोर्ड है, एक नॉट इवन सिंगल मुस्लिम का रिप्रेजेंटेशन नहीं है वहां पर। जब तक हम इसके बारे में सोचेंगे नहीं तो हम डेवलप नहीं हो सकते। लेकिन एक बात ये भी है कि जब एक सोच, मतलब एक इस्लामी सोच के साथ अगर वो ऑफिस अफसर कि उस ऊंचे मकाम पर जाकर पहुंचता भी है, तो हमारे लिए अब तक तो हमने बड़े बड़े अफसरों को देखा है कि वो कम्युनिटी के कुछ काम को नहीं आता। हम सिर्फ उसको तालीम देकर अगर ऊपर भेज रहे हैं तो ऊपर जाकर वो आरएसएस ही का तो काम कर रहे हैं। और अब तक तो वही आपकी बात से मैं मुत्तफिक हूं। अब आज जितने भी आप टॉप ऑफिशियल्स हैं, जाके आप अगर उनको सलाम करेंगे तो जवाब भी नहीं देंगे। नहीं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कम्युनिटी से डिस्कनेक्ट हैं, इसका नतीजा है कम्युनिटी उनसे कनेक्ट नहीं है। उन्होंने इधर बंगलों में रहते हैं, बड़े बड़े कॉटेजेस में रहते हैं, और कॉमन मुस्लिम जो है वो गलियों में रहते हैं। इसी के कॉन्टेक्स्ट में मैं ये कंटेक्स्ट में ये कह रहा था कि क्यों ना एक नस्ल को तैयार किया जाए। यस यस यस, मेरा भी वही मानना है। जो पुराने सरे हैं ना, ये पुराने सरों के पीछे आप कितना भी बोलो, आज भी बहुत सारे ऐसे सरे हैं इंदिरा गांधी का हाथ देखकर कांग्रेस को वोट डालने वाले। मैं पॉलिटिक्स बात नहीं कर रहा, लेकिन पॉलिटिक्स के बगैर हमारी जिंदगी नहीं है। इंदिरा गांधी गुजर के कितने के साल हो गए, लेकिन उनको अभी भी इंदिरा गांधी के जो दौर में जो कांग्रेस था वही याद है। लेकिन आज की कांग्रेस ऐसी है, इकबाल अहमद सरडगी जो एमएलसी इलेक्शन के लिए कंटेस्ट करते हैं विधानसभा में, जो कांग्रेस के एमएलए वोट डालना था वो मुस्लिम है, इसलिए कांग्रेस के एमएलए भी वोट नहीं डाले, क्रॉस वोटिंग करे। तो ये कांग्रेस को, इंदिरा गांधी के जमाने के कांग्रेस को जमीन और आसमान का फर्क है। इसलिए मेरी बात यह है, जो यंग जनरेशन है 16, 17, 18 इयर्स का जो टीनेज का तबका है, इनमें हमें ये नया एक मैसेज को ट्रांसमिशन करने की जरूरत है। लेकिन ये अंधभक्त हमारे अंदर भी नजर आ रहे हैं, तो इस तरह के भी है। जी 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 है। तो इसलिए मेरा कहना यह है, आप जैसे जो कम्युनिटी के बारे में कुछ दर्द रखने वाले, फिक्र रखने वाले, आप मीडिया में क्यों हैं परवाह नहीं, आप मस्जिद में हैं, आप स्कूल में हैं, आप गली में हैं, आप गाड़ी में हैं, जहां भी आपको नौजवान तबका मिलता है, 5 मिनट ऐसी चीजों को, पॉजिटिविटी को उनके जहन में डालो।
पॉजिटिविटी, क्योंकि हम यहाँ पर इंडिया में अगर हमें कुछ हासिल करना है तो यहाँ के भाईचारगी को कायम करना जरूरत है। मेरे घर के बाजू एक क्रिश्चियन भाई है या दलित भाई है या लिंगायत कम्युनिटी का है, वो मेरा दुश्मन नहीं है, वो मेरा ब्रदर है। इंडिया में हम सब भाई भाई हैं, क्योंकि इन्नमल मोमिनूना इख्वा, हम सब एक ही आदम और हवा अलैहिस्सलाम से बनाए गए हैं। हो सकता है उन्होंने डाइवर्ट होकर दूसरे मजहब को फॉलो करते रहेंगे, अगर इस्लामिक तौर तरीके से हम जीना उनके साथ सीख गए, हो सकता है वो भी आपके फेवर में आएंगे, आपके आपोज में नहीं आएंगे। उनसे मोहब्बत, देखिए नफरत आप बांटने की जरूरत नहीं, नफरत ऐसे ही फैलते रहती है। मोहब्बत बांटने का हमने कोशिश करना है, उनसे राबिता रखना, उनसे बिजनेस कॉन्टेक्ट रखना, उनसे अच्छे ताल्लुकात रखना, तो आइंदा जाकर एक नया माहौल को हमें पैदा करना है, भाईचारगी के साथ हमें आगे बढ़ना, क्योंकि डेमोक्रेसी कंट्री में हम हैं। मस्जिद के किरदार को कैसे देखते हैं, क्योंकि मस्जिद से जो पैगाम जाना है वो नहीं जा पा रहा, ऐसा मुझे भी लगता है और उमूमन बहुत सारे दानिशमंदों का ये ख्याल है। माफी के साथ मैं ये बात को बयान कर रहा हूँ आपके मीडिया के जरिए से, जितने भी हमारे मस्जिदें हैं, मदरसे हैं, आप देखो आपके घर में अगर कोई बच्चा बहुत ज्यादा जो शरीर रहता है, जो स्कूल और एजुकेशन में वो इंटरेस्ट नहीं बताता, तब आपको सबसे पहले नजर आता है मदरसा। जो यहाँ शरीर है, शरीर का मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है, ऐसा बात नहीं है। शरीर का मतलब वो इंटेलिजेंट है। अगर उसको सही तरीके से काउंसलिंग कर कर, तरबियत कर कर आप एजुकेशन देंगे तो वो साइंटिस्ट भी बन सकता है। वो करने के बजाय उसको लेके जाके आप मदरसे में डालते हैं, तो मदरसे का माहौल ऐसा है, बहुत गुस्ताखी के साथ मैं बोल रहा हूँ, माफी के साथ मैं पूरे उलमा को नहीं बोल रहा, चंद उलमा ऐसे हैं जो बच्चा आपके मदरसे में आता है उसको कुरान और हदीस और आखिरत और हमारे जन्नत दोजख ये सारे चीजें सिखाओ, हमें कोई एतराज नहीं। इसके साथ साथ इंडिया का आर्टिकल 15 क्या बोलता है, आर्टिकल 17 क्या बोलता है, आर्टिकल 26 क्या बयान करता है, इंडिया में जो आरटीआई एक्ट क्या है, आईपीसी सेक्शन क्या, अभी आईपीसी नहीं है, अभी बीएनएस आ गया, भारतीय न्याय समिति क्या बोलता है, और कंप्यूटर का एजुकेशन जब तक उसको नहीं देंगे तो वो दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। जब वो फारिग होके आलिम बन के, हाफिज बन के, मुफ्ती बन के आएगा तो दुनिया के इल्म से दूरी कायम हो जाएगा। एक जगह पर मैं ऐसा भी देखने को मिला, एक गांव में मैं बैंक में पैसा डिपॉजिट करने गया हूं, हमारे एक आलिम एक बैंक में पैसा डिपॉजिट करने का जो चलन आता है उसको फिल करने के लिए वेट कर रहे हैं कोई किसी का हेल्प लेने के लिए। बहुत अफसोस हुआ, मैं वो आलिम के साथ बात किया, आप यहां आने की जरूरत क्या थी, आप मुझे बोल देते, आपका पैसा मैं डिपॉजिट कर देता। उसी दिन मैं तय किया, आइंदा एक आधा दिन, हफ्तेवार में एक आधा दिन आप पूरे आलिम को जमाओ, बैंक के प्रोसीडिंग्स क्या हैं, मैनेजर की जिम्मेदारी क्या, क्लर्क की जिम्मेदारी क्या, डिपॉजिट कैसे किया जा सकता है और कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका हम एजुकेशन हमारे उलमा को हम भी देना हमारी भी जरूरी है। तो ये वहां पर एक ट्रेनिंग सेशन रखने का मैंने इरादा किया। तो उलमा को हम उनके ऊपर तोहमत लगाने के बजाय उनके साथ मिलकर कैसे काम करना, उनको कॉन्फिडेंस में लेकर, उनका इल्म जो हमें हम तो जाहिल हैं, हम आलिम नहीं हैं, लेकिन उनका इल्म हम ना उन्होंने जो सिखा रहे हैं, वैसे ही ये दुनिया के जो कानून हैं, ये पार्लियामेंट में, असेंबली में नए नए कानून पास होते हैं, ये कानून के बारे में भी कोई ना कोई उनको इल्म दिए तो वो भी वो मदरसों के बच्चों को सिखा सकते हैं। जब वो फारिग होके आएंगे, मैं पहले भी तज़किया किया, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वक्त के बड़े आलिम भी थे और फर्स्ट एजुकेशन मिनिस्टर भी थे। तो दोनों मरहले में हमारे कम्युनिटी के बच्चों को हम आला तरीन इल्म हासिल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है, ये आपको नहीं लगता कि जुमा में जो खुतबा हर हफ्ते होता है, क्योंकि वहां से माशरे की इस्लाह मिंबर रसूल से आसान है, और हमारे नबी ने इसीलिए वो जगह मुकर्रर की थी कि पूरे तमाम मुसलमानों को एक जगह पर बुलाकर उन्हें एक माइंडसेट दिया जाए। तो कहीं तो ऐसा नहीं लगता कि पूरे हफ्ते में जो मुसलमानों को लेकर एक नैरेटिव चला जा रहा है, उस पर भी एक 10 मिनट मस्जिदों से बोलना चाहिए? ये मस्जिद में जो जुमावार जो खुतबा और जुमा की नमाज का जो एक हमारा कल्चर है हमारा,
इसका खास मकसद भी यही है कि हफ्ते में एक बार वो गांव के पूरे लोग एक जगह जमा हो, इकट्ठा हो, और जो वक्त के हमारे हालात हैं उसके ऊपर कुछ गुफ्तगू की जाए। आज के हमारे जो जुमा के बयानात होते हैं, बहुत सारे लोग एक तो जब रकात बंदी जाती है तब आते हैं, और जो अरबी खुतबा होता है उसका बहुत सारे मस्जिदों में मफहूम भी नहीं बताया जाता। चंद मस्जिदों में उर्दू में बयान तो करते हैं, बहुत सारे मस्जिदों में, मेरा एक मानना यह है, आपका बेलगाम का इलाका है, यहाँ मराठी अगर कोई इलाके में ज्यादा समझ में आती है तो मराठी में भी होना है। हमारा कोस्टल कर्नाटक में कन्नड़ा बेल्ट है, अगर कन्नड़ा वो ज्यादा समझते हैं, जो अरबी खुतबा पढ़ते हैं उसका मफहूम क्या है, उससे आज के दौर के हमारे हालात से क्या इबरत हमें हासिल करना, इसका एक टैली कर एक बयान करने की जरूरत है। ये अगर सही तरीके से हम इफेक्टिव इंप्लीमेंट करेंगे, बहुत सारी बेदारी हमारी कम्युनिटी में आ सकती है। तो हमारे उलमा इकराम से भी मैं गुजारिश करता हूं, ये हालात के मद्देनजर रखते हुए ऐसी एक कोई नशिस्त कायम की जाए, ऐसा कोई एक नया तौर तरीका कायम किया जाए कि जुमा के बयानात से जितने भी लोग वहां आएंगे उनको आरास्ता करे, उनको अवेयरनेस करे, उनमें बेदारी लाने का भी कोशिश करे, तो बहुत जल्द बदलाव हमारे इस मुल्क में आ सकता है। आखिरी बात लेंगे हम, क्योंकि काफी वक्त हो चुका है, कि मोबाइल को लेकर जिस तरह से एक फहश उरियानियत का बाजार आम देखा जा रहा है, भगवा लॉ ट्रैप में फंसती मुस्लिम लड़कियां, फिर मुस्लिम नौजवान सुबह से शाम तक रील्स के अंदर कट्टों पर रात के 3-3 बजे तक, उनके लिए पैगाम आखिरी। मैं यही पैगाम देना चाहता हूं, ये जो मोबाइल जो टेक्नोलॉजी आया है, कंप्यूटर हो, मोबाइल हो, आज चैट जीपीटी का जमाना है, एआई का जमाना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना, इसको इस्तेमाल करना हमें सीखना है। इसको अगर सही इस्तेमाल करेंगे, आपकी पर्सनालिटी भी डेवलप हो सकती है, आपका एजुकेशन भी डेवलप हो सकता है, आप एक बेहतरीन सिटीजन भी बन सकते हैं। अगर गलत इस्तेमाल करेंगे, आप बदतरीन सिटीजन भी बन सकते हैं। इसलिए पूरे मेरे नौजवान साथियों से मैं गुजारिश करता हूं, मोबाइल हो, इंटरनेट हो, एआई हो, चैट जीपीटी हो, इसको सही इस्तेमाल करना सीखो। आपके ऊपर बड़ी उम्मीदों खड़े हुए हैं, इस कौम के आपके ऊपर बहुत बड़े बड़े उम्मीदों की किरण आपके ऊपर नजर टिकी हुई है। आपसे एक बहुत बड़ा तबादला भी हम चाहते हैं। ये जो नए नए टेक्नोलॉजी में आकर अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो। ऑनलाइन गेमिंग में, ऑनलाइन के जो गैर गलत वेबसाइट्स हैं, उसको लिंक को जाके उसको क्लिक करना, और कोई फास्ट ट्रैक में पैसा कमाने के चक्कर में कोई चेन बिजनेस में जाना, ये नहीं है। इसके पीछे मत पड़ो, सही इस्तेमाल करना सीखो, और अच्छे तरीके से आइंदा आने वाले मुल्क को लीड करने की एक शऊर आप पैदा करो। यही मैसेज मैं देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे अफसर कुडलीपेट साहब, बहुत सारे सवालात पर उन्होंने खुलकर बात की। इसी तरह से हम इत्तेहाद न्यूज पर एक नए मेहमान के साथ अगले हफ्ते फिर एक नए पॉडकास्ट के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।